देश हमारा आनंद है, तभी हम सभी का अस्तित्व है, रहेगा और हम सभी उसके लिए अपने प्राणों से भी ज़्यादा अर्पित करेंगे अपने जीवन को। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, विशेष सचिव जी, महापौर जी और समस्त गणमान्य अतिथियों से ससम्मान आग्रह करूंगी कि सर्वप्रथम इस प्रांगण आत्म अकेडमी के प्रांगण को दीपों की प्रकाश से भर दें, दीपों का प्रकाश इस प्रकाश में आगे बढ़ते रहें। शुभ करोति कल्याणं मानवोऽयं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति बहुत बहुत प्रणाम। और जब यहाँ से आप सभी जाएं तो अपने अपने हिस्से की रोशनी प्रकाश लेकर के जाएं और उन सभी लोगों में वितरित करें जिन्हें इस प्रकाश की सही मायने में आवश्यकता है। ये प्रकाश सभी के जीवन को प्रकाशित करे। माँ सरस्वती का ये प्रांगण जहाँ हम सभी हैं, दीपों का प्रकाश फैले ताकि सभी का जीवन प्रकाशित हो सके। चले जा आकाश में चले जा चारा के नमोस्तुते। दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति को बार बार प्रणाम है। हम सभी का दीप का प्रकाश हम सभी के जीवन सदैव आनंद है। इस ज्योति और आयुर्वेद समागम के द्वारा निश्चित रूप से वेदों से उपजी परंपरा आज हमारी नवागत पीढ़ी के समक्ष आ रही है। अमर उजाला और गैर परिवार को इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। सभी हर्षातिरेक से अभिभूत हैं। आज की इस मेला पे मैं आग्रह करूंगी सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं ताकि यहाँ का वातावरण और सम्मान आग्रह करूंगी अमर उजाला के संपादक सिंह जी से कि आज के इस कार्यक्रम के बारे में और साथ में मंचासीन समस्त अतिथियों को स्वागत अपने शब्दों से अपने भावों से। संपादक अमर उजाला हरीशचंद्र सिंह जी, आग्रह आप आए और स्वागत अपने भावों के साथ। सबका गोरखनाथ की धरती पर स्वागत है। ऐसा ये पहला मौका है जो मैं संबोधित कर रहा हूँ, तो थोड़ी गड़बड़ी हो तो आप लोग बर्दाश्त करें। ये जो समागम है इसकी शुरुआत 2014 से कानपुर नगर से प्रारंभ हुई और ये देवभूमि उत्तराखंड से होते हुए और गोरखनाथ की धरती पर पहुँच गया। अमर उजाला इसको कर क्यों रहा है, एक बहुत बड़ा सा मकसद होता है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि जितनी प्राच्य महाविद्याएं हैं ये जीवनदायिनी है और जीवनदायिनी है तो इन्हें हमें आगे ले चलना है। इनकी जो प्रतिष्ठा है उसकी पुनर्स्थापना करना है। ये अमर उजाला का यही प्रयास है। ज्योतिष को अगर हम ज्योतिष या भाग्य बचने की जो भी विधाएं अगर हम इनकी तरफ ध्यान दें तो इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है उम्मीद बनाती है। उम्मीद क्या है, अगर हम बात करें तो उम्मीद क्या है?
उम्मीद जीवन दायनी जीवन देने की शक्ति है। मैं उसका एक सबसे बड़ा मिसाल आपको देना चाह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता ने सुरक्षा और बेहतर जीवन की उम्मीद में पूरे रिकॉर्ड ध्वस्त किए और भाजपा को पूरे बहुमत से सत्ता में बैठा दिया, योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया और ये बैठे। ये उम्मीद है और यही उम्मीद ज्योतिष देती है। ये हमारी प्राचीन अध्याय जो है, ज्योतिष का मतलब आप समझ लीजिए जो भाग्य बाँचने की जो भी विधा है वो ये ताकत है। मैं इस मौके पर आपको एक बहुत दिलचस्प घटना भी इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई बताना चाहता हूँ। कार्यक्रम तय हो चुका था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित करना था। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि जिस दिन मैंने इस कार्यक्रम का आमंत्रण मुख्यमंत्री जी को दिया, उस दिन 7वें फेज के वोट पड़ रहे थे और मैंने बतौर मुख्यमंत्री आमंत्रित किया था। ऐसा कोई मेरे को जादू नहीं चाहिए। हमारे साथ जितने ज्योतिषगण जुड़े हुए थे उनका आकलन था कि भाजपा पूरे बहुमत के साथ लौट है। और बड़ी खास बात है, जब मैंने महाराज जी को आमंत्रण दिया, गजब का आत्मविश्वास देखा मैंने। कहीं कोई हिचक नहीं थी, बड़े प्रेम से आमंत्रण किया और आने की हामी भरी और आज बतौर मुख्यमंत्री हमारे बीच बैठे हुए हैं। आप मुख्यमंत्री जी का काम करने का अंदाज गजब निराला है, एकदम हट के ली। और यही आज मैं उम्मीद लेके एक बात कहना चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से कि इन राज्य विद्याओं को अगर आपके कार्यकाल में सम्मान नहीं मिल सका तो फिर कोई दूसरा नहीं दिलवा सकता। चीजें बहुत बदल गई हैं। तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग पहले मंदिर जाने के नाम पर जो है डर जाते थे, अब त्रिपुंड भी लगाते हैं और गोत्र भी बताते हैं। ये बदलाव आया है और हमारी प्राचीन संस्कृति है, ये हमारा जो ज्योतिष है, आयुर्वेद है, ये सारी चीजों को हमें आगे बढ़ाना है। और अगर हमारे सरकार इन विधाओं को सत्ता का संरक्षण मिल जाए तो फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं योगी जी से सभी अपने साथियों की तरफ से अनुरोध करता हूं, जिसकी सम्मान बहाली के लिए बहुत राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाते हैं, ज्योतिषियों के लिए भी कोई पुरस्कार राज्य स्तरीय घोषित किया जाए। हमारे साथ समस्या एक विडंबना है, हम सारी प्राचीन विद्याओं का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन जब उसे जुड़ाव की बात कबूल होती है तो हम नहीं तैयार होते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, हर काम हर कदम ज्योतिष से पूछ के करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछे तो कहते हैं हमें विश्वास नहीं। मैं चाहता हूँ उसकी बहाली हो, लोग फक्र से कहे हाँ मानते हैं, हम इसको करते हैं। और इसके लिए मैं बात को जब इस तरह की चीजों का उन्नयन हुआ तब तक सत्ता का संरक्षण प्राप्त हुआ। तो मैं फिर माननीय योगी जी से कहूँगा कि आज जाते समय कुछ ऐसा कहें कि गोरखनाथ की धरती से लगे कि हाँ कुछ हो गया, प्राचीन विद्याओं के उन्नयन के लिए कोई चीज हो गई। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी विधा तरक्की तभी कर सकती जब उसमें शोध हो। शोध होना बहुत जरूरी है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपने यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय जिसमें संस्कृत पढ़ाई जाती है, उसमें शोध के लिए जो है अवसर प्रदान किए जाए। और इसी मौके पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पहली मर्तबे शोध को बढ़ावा देने के लिए अमर उजाला की ओर से 2 लाख रुपए की फुल फेलोशिप घोषित की जा रही है। दूसरा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, महाराज जी का आशीर्वाद चाहिए मुझे। हम इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष करना चाहते हैं। जब यहाँ पर हम लोग गोरखपुर महोत्सव करते हैं उस समय इसको करना चाहिए हमको, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं,
तो अगर महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा तो ये प्रतिवर्ष यहाँ होगा। और जो हम सबसे बड़ी चीज चाहते हैं कि कुएं को प्यासे के पास लाना चाहते हैं, इसमें तमाम सारे ऐसे लोग हैं हमारे दिग्गज जन हैं जिनके पास जन सामान्य नहीं पहुंच पाता। कल यहाँ पर बहुत सारे बहुत आम आदमी आएगा और उनसे मिलेगा और अपनी बात कह सकेगा। तो मैं इस कुएं को लगातार चाहता हूं कि ये प्यासे के पास चलते जाए, तो उसमें मदद चाहिए। मैंने बहुत कुछ कह डाला, अब महाराज जी से मैं सुनना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संपादक जी। निसंदेह आपकी इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि गोरखपुर जिस तरह विकास देख रहा है, विकास की सुनामी देख रहा है, तो जितने तरह की आशाएं हम सभी को हैं, निश्चित रूप से इन 5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी से अवश्य पूर्ण करेंगे और हम सभी उससे लाभान्वित होंगे। एक बार मैं चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आप सभी की जोरदार करतब हो जाए। अमर उजाला परिवार ने और गैलेट ने जो समागम आज किया है, ज्योतिष और आयुर्वेद समागम, इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो इसी भाव को प्रबल करता हुआ एक सम्मान समारोह, ताकि सभी का जीवन सुखी हो, इसका हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये सम्मान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के हाथों होगा और उन ज्योतिषाचार्य और आयुर्वेदाचार्य का होगा जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया ज्योतिष विद्या के लिए, आयुर्वेद के लिए। और आयुर्वेद जबकि हमारे भारत के आत्मा में, प्राणों में बसता है, ज्योतिष हमारे भारत के आत्मा और प्राणों में बसता है, लेकिन कुछ पाश्चात्य हवा के उसमें हम सभी थोड़े से मैं कहूँगी अलग हो गए। वो भी कुछ नवागत पीढ़ी, उनसे जोड़ने का ये जो प्रयास है, निसंदेह ये रंग लाएगा और आने वाले दिनों में हम इसका परिणाम देखेंगे। मैं सर्वप्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यानी पूरा जीवन जिन्होंने समर्पित कर दिया ज्योतिष को आगे ले आने में, ज्योतिष को बढ़ाने में, ज्योतिष को लोगों के दिलों में प्रतिस्थापित करने के लिए, उस नाम को आमंत्रित करेंगे और उनका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। स्पीच बस एक पल का हमारे बीच ग्रामीण विधायक श्री विपिन सिंह जी का आगमन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत आपका है आज के इस कार्यक्रम में। और सम्मान की श्रृंखला में प्रारंभ करने जा रहे हैं डॉक्टर चंद्रमौली उपाध्याय जी से। करकर ध्वनि से स्वागत हो चंद्रमौली जी का। और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीवन देने के लिए पूर्ण जीवन जिन्होंने समर्पित किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे। अरे अनूप, थोड़ी जगह बनाओ, साइड में जा आगे बढ़ाते हुए सम्मान होगा श्री के दुबे पद्मेश जी का। आपकी ध्वनि करकर ध्वनि बजती रहनी चाहिए के दुबे, कृपया आप मुख्यमंत्री जी की मदद में आना। आचार्य इंदु प्रकाश जी का आगमन हुआ है या नहीं? आचार्य इंदु प्रकाश जी। डॉक्टर अजय भांबी, डॉक्टर अजय भांबी जी का स्वागत। वैद्य बालेंद्र प्रकाश जी, वैद्य बालेंद्र प्रकाश जी। वैद्य बालेंद्र प्रकाश जी का सम्मान इसी श्रृंखला में, सम्मान की श्रृंखला में, उनके उत्तरदायित्वों को बढ़ाने की श्रृंखला में पंडित सतीश शर्मा, पंडित सतीश शर्मा
पंडित सतीश शर्मा जी अपना सम्मान ग्रहण कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के हाथों। पंडित सुरेश श्रीमाली जी, पंडित सुरेश श्रीमाली जी। पंडित जय गोविंद शास्त्री जी, पंडित जय गोविंद शास्त्री जी अपना सम्मान ग्रहण कर रहे हैं। पंडित संजीव कुमार श्रीवास्तव जी, पंडित संजीव कुमार श्रीवास्तव जी। डॉक्टर अंजू शर्मा जी, डॉक्टर अंजू शर्मा जी। नीलम शर्मा जी, नीलम शर्मा जी। नरेंद्र उपाध्याय जी, नरेंद्र उपाध्याय जी। ससम्मान आग्रह है जो लोग इधर की पंक्तियों में हैं कृपया आते जाएं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी, डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी। आप लोगों से आग्रह है इस सीढ़ियों से आए इधर से। वैद्य सुशील कुमार दुबे जी, वैद्य सुशील कुमार दुबे जी इधर की सीढ़ियों से आ जाएं। डॉक्टर राजीव पोद्दार जी, डॉक्टर राजीव पोद्दार जी। डॉक्टर सुरेंद्र कपूर जी। ये सम्मान उत्तरदायित्व की श्रृंखला में स्थित डॉक्टर सुरेंद्र कपूर जी, कान्हा जेम्स प्राइवेट लिमिटेड। अभी और भी नाम हैं, लेकिन कार्यक्रम थोड़ा सा हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाने के साथ ही बाकी सम्मान होंगे। ये आग्रह सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये सम्मान हो रहा था आयुर्वेद और ज्योतिषाचार्य लोगों का। हम सभी का परम सौभाग्य है कि माननीय महाराज जी दोबारा हम सभी के बीच चुन के आए। ऐसे में हम लोगों की जो स्थिति थी, अवन छूमे अंबर छूमे अर छूमे मनमोर, भयो केसरी सिंहासन अर फूले कमल चबूर, ये स्थिति है। तो सभी चाहते हैं अपने अपने भावों से स्वागत करना। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए भूपेंद्र दुबे जी एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट अमर उजाला, हिमांशु गौतम को फाउंडर एंड CEO अमर उजाला सफलता, देवेंद्र सिंह यूनिट हेड अमर उजाला गोरखपुर, अनिल सिंह मार्केटिंग हेड अमर उजाला गोरखपुर, आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप लोग आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन अमर उजाला परिवार की ओर से आज के इस पावन मेला के करें। भूपेंद्र दुबे जी एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट अमर उजाला, हिमांशु गौतम जी को फाउंडर एंड CEO अमर उजाला सफलता, देवेंद्र सिंह यूनिट हेड अमर उजाला गोरखपुर और अनिल सिंह मार्केटिंग हेड अमर उजाला गोरखपुर। ये लोग सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर विधायक चुने जाने और दोबारा मुख्यमंत्री बनने के अमर उजाला परिवार की ओर से अभिनंदन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कपिल सराफ जी डायरेक्टर के न्यूज और अजय शाही जी चेयरमैन RTM ये हमारे समक्ष आएंगे सम्मान करने के लिए। कपिल सराफ जी डायरेक्टर के न्यूज, अजय शाही जी चेयरमैन RTM ग्रुप ऑफ स्कूल स्वागत करेंगे। ऐसा तुम लोगों को पता नहीं लगता है, सभी लोग और अमर उजाला परिवार के संपादक जी से आग्रह, महापौर
कड़ी में महापौर सीताराम जायसवाल जी। महापौर जी के सम्मान के लिए आग्रह अमर उजाला के संपादक हरिशंकर सिंह जी से कि आप महापौर सिटी इंचार्ज स्वागत करें, सम्मान करें महापौर जी का। इस अवसर में पंडित सतीश शर्मा जी की एक पुस्तक वास्तु विद्या का भी विमोचन होना है कुछ ही पलों में। संपादक जी और सिटी इंचार्ज जी आगे बढ़े महापौर जी के लिए। संपादक जी और सिटी इंचार्ज जी महापौर जी का सम्मान और पुस्तक पंडित सतीश शर्मा जी की पुस्तक लेके आइए आप लोग। गोरखपुर के प्रथम नागरिक महापौर जी का सम्मान पंडित सतीश शर्मा जी की पुस्तक वास्तु विद्या का विमोचन माननीय मुख्य अतिथि और हमारे गणमान्य अतिथियों के द्वारा अमर उजाला गैलेंट ज्योतिष आयुर्वेद समागम के सुअवसर पे पंडित सतीश शर्मा जी की पुस्तक वास्तु विद्या। सम्मान की कड़ी थोड़ी और थी, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हो तो सम्मान की कड़ी आगे बढ़ाएं। सम्मान की कड़ी बाद में, तो हम निसंदेह हम सभी अपने गोरखपुर के आराध्य माननीय मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर को सुनना चाहते हैं, उनके बातों में डूब जाना चाहते हैं, तो मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगी कि आप अपने संबोधन से हम सभी को अभिभूत करें। लोकप्रिय हिंदी दैनिक अमर उजाला के तत्वाधान में आयोजित ज्योतिष आयुर्वेद के इस महासमागम के उद्घाटन कार्यक्रम में गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, प्रबंध निदेशक गैलेंट इस्पात श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, आरपीएम एकेडमी के प्रबंध निदेशक श्री अजय सानी जी, आज के इस ज्योतिष आयुर्वेद महासमागम में उपस्थित देश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य और आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चंद्रमौली उपाध्याय जी,
श्री के दुबे बदमेश जी, आचार्य इंदु प्रकाश जी, पंडित सतीश शर्मा जी, डॉक्टर सोहनी शास्त्री जी, डॉक्टर अजय भांगी जी, श्री सुरेश त्रिमाली जी, श्री गोविंद शास्त्री जी, वैद्य राजेंद्र प्रकाश जी, पंडित संजीव कुमार जी, डॉक्टर अंजू जी, नीलम शर्मा जी और देश के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर पधारे ज्योतिष और आयुर्वेद विधा से जुड़े हुए सभी उपस्थित युवतीगण, सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज चैत्र माह की पूर्णिमा का पावन पर्व, पावन तिथि है और हनुमान जयंती भी है। मैं सबसे पहले आप सबको हनुमान जयंती की हृदय से बधाई देता हूँ और महायोगी गोरखनाथ की इस पावन धरती पर ज्योतिष आयुर्वेद का ये महासमागम का आयोजन, यहाँ पर महासमागम हो रहा है। मैं इसमें उपस्थित देश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदाचार्य और इस क्षेत्र के इस विधा से जुड़े हुए सभी विशेषज्ञों का उत्तर प्रदेश की धरती पर और गोरखपुर की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है यह कार्यक्रम गोरखपुर में हो रहा है और गोरखपुर में एक हिंदी दैनिक अमर उजाला इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है, आप में से बहुत सारे लोग जिनको आयुर्वेद और ज्योतिष की जानकारी हो सकता है, उनकी गहनता की जानकारी न हो, या जिन लोगों ने इसके बारे में जाना हो वो सोचते होंगे कि आयुर्वेद का ज्योतिष से क्या संबंध है, और उनमें कुछ थोड़ा उनमें एक भ्रम की सी स्थिति भी हो सकती हो। लेकिन मैं 21-22 वर्ष पहले की एक घटना आपको बताता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव कुछ अस्वस्थ चल रहे थे। उन्होंने देश के एक प्रख्यात वैद्य से अपनी जांच करवाई। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और दवाइयाँ इस रूप में दी। उन्होंने कहा कि इस दवा को अमावस्या के दिन लेना है, इस दवा को प्रतिपदा के दिन लेना है और इस समय लेना है। इस दवा को अलग अलग तिथि उन्होंने अलग अलग दवा के लिए लिखी और पूरा एक कोर्स लेकर के उन्होंने, तो मैं देख रहा था, पूरी प्रक्रिया को देख रहा था। जब वहाँ से बाहर आए तो मैंने उनको पकड़ा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आखिर आपने दवा तो सब एक जैसी है, आपने सब अलग अलग मुहूर्त क्यों दिए हैं इसमें? तिथि अलग लिखी है, उसका मुहूर्त भी आप तय कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? उन्होंने कहा देखिए, हमारे यहाँ आयुर्वेद और ज्योतिष का एक अंतर संबंध रहा है। याद करिए, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं, उससे पहले वैद्य उनसे क्या कहता है कि इस प्रहर में जाना है, सूर्योदय के पहले जाना है। लेकिन याद रखना, जब प्रकृति से वन औषधि लेना हो तो उनसे प्रार्थना की जाती है।
प्रकृति से वनस्पति लेने का मुहूर्त बताते हैं, वनस्पति से औषधि बनाने का नियम बताते हैं, और औषधि किस समय दी जानी है उसका भी मुहूर्त बताया जाता है। यानी आयुर्वेद का संबंध ज्योतिष से है, उसके नक्षत्रों से है, उसके ग्रहों से है, उसकी लग्न से है। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मेरी जिज्ञासा इसमें और बढ़ी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आखिर इसमें क्या है? उन्होंने कहा देखिए 9 ग्रहों के बारे में जानते हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा 12 राशि के बारे में? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा 27 नक्षत्रों के बारे में? मैंने कहा हाँ भी जानता हूं। कहा इन सब का आपस में संबंध है। पिंडमाही ब्रह्मांड समाया, यही तो महायोगी गोरखनाथ जी कहते हैं, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। और इस सम्मेलन का गोरखपुर में महत्व इसलिए है क्योंकि हमारे यहां भारतीय मनीषा ने जब विद्या की बात कही है तो बहुत अच्छे ढंग से उसे 2 भागों में विभाजित किया। एक को कहा अपरा विद्या, एक को कहा परा विद्या। उन्होंने कहा कि अध्यात्म विद्या यानी ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए आपको परा ज्ञान होना आवश्यक है, भौतिक ज्ञान होना आवश्यक है। यानी अध्यात्म को जानने के लिए क्या चाहिए? भौतिक ज्ञान चाहिए। भौतिक ज्ञान क्या है? हमारे यहाँ 4 वेद हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, अनेक ग्रंथ हैं। ये सभी अपरा विद्या में आ गए। इन सब की जानकारी होना, और जब इन सब में हम पारंगत होंगे तो पारंगत होने में जब हम बात करते हैं ज्योतिष और आयुर्वेद की, तो यह भी इसी अपरा विद्या का ही भाग है, उससे अलग नहीं है। और उस अपरा विद्या का भाग होने के नाते हम जब इसकी जानकारी रखते हैं, इसके बारे में जानकारी रखेंगे, इसमें पारंगत होंगे, तो ही परा विद्या में हम पारंगत हो पाएंगे। यानी अध्यात्म में हम पारंगत हो पाएंगे, ब्रह्म विद्या की जानकारी हमें हो पाएगी और ब्रह्म विषयक रहस्यों को समझने और जानने की ताकत हमारे अंदर पैदा हो पाएगी। गोरखपुर इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की पावन साधना स्थली है। अध्यात्म के क्षेत्र में उन्होंने इतने रहस्य दिए, आज भी सामान्य लोगों के लिए वे रहस्य बहुत और आश्चर्य का विषय में डाल देते हैं। लेकिन जिसने उस विषय को गूढ़ अध्ययन किया है, उस विषय के बारे में जाना है, वह महायोगी गोरखनाथ को भी जान लेता है। परा विद्या की भूमि भी गोरखपुर है। और संयोग से अभी यहाँ पर अमर उजाला के संपादक से हरीश चंद्र जी कह रहे थे कि गोरखपुर में ये होना चाहिए, होना चाहिए। होना नहीं चाहिए, वो पहले ही हो चुका। हम लोगों ने गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय भी दे दिया है और इसका सत्र भी इसी सत्र में वो प्रारंभ होने जा रहा है। यानी हम पराविद्या पर तो पहले से कार्य कर रहे थे, लेकिन पराविद्या सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा कठिन जरूर होगा। यद्यपि भारत के लोगों के लिए बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि हम तो जन्म से ही उसके साथ जुड़े होते हैं। हमारे यहाँ तो जन्म से ही हमें ये माना जाता है, अब मंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषध है। यानी यह हम ही लोग बोल सकते हैं, दुनिया में कोई और नहीं बोल सकता है। हमने हर अक्षर को मंत्र मान लिया, हमने हर वनस्पति को औषधि के रूप में माना है। और लेकिन उस पराविद्या के बारे में जानकारी लेने के लिए, यानी उस भौतिक ज्ञान, उस
आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी लेने के लिए हमें अपरा विद्या में जाना पड़ेगा और अपरा विद्या के लिए ही ये सारे साधन उपलब्ध कराए गए हैं। भारत में शिक्षा की जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितना कुछ भी है, ये सब इन्हीं सब बातों को लेकर के प्रस्तुत की गई है। स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में जब हम लोगों ने हमारे जितने भी आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ हैं, इन सभी प्राचीन ग्रंथों में आयुर्वेद की जब चर्चा होती है तो आयुर्वेद के साथ ज्योतिष को भी कहीं ना कहीं जोड़ करके उसके साथ जोड़ा गया है। लेकिन जब हमने उसकी अनदेखी की तो क्या स्थिति हुई? हम पिछड़ते गए, हम उससे हटते गए और क्या हो गया? आयुर्वेद को केवल हम लोगों ने कुड़िया तक सीमित कर दिया और ज्योतिष को केवल अपने भाग्य को देखने तक सीमित कर दिया। कौन ऐसा भारतीय परिवार है जो अपने यहाँ कोई भी मांगलिक कार्यक्रम अंग्रेजी लिपि से करता हो? कोई नहीं करता। सभी लोग पंचांग देखते हैं, पंचांग के बगैर अपने यहाँ कोई भी शुभ मांगलिक मुहूर्त नहीं निकालता। उसने अपने भाग्य को देखने के लिए नहीं किया। आज होता क्या है? हम केवल अपने भाग्य को देखने के लिए ज्योतिष का सहारा लेते हैं और बाकी अपने यहाँ जब अवसर पड़ता है तो अवसर आने पर फिर हम लोग मुहूर्त देखने के लिए ज्योतिषाचार्य के पीछे भागते हैं कि कब हमारे यहाँ ये मुहूर्त पड़ेगा, जबकि सारे कार्य, सारे पर्व, सारे त्योहार, सारे मांगलिक कार्यक्रम, ये सभी हमारे पंचांग की तिथि के अनुसार ही होते हैं। ज्योतिष की द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार ही हम आयोजित करते हैं, उस मुहूर्त में उसको आयोजन करते हैं। आप देखते नहीं, कभी कभी अंग्रेजी तिथि में और हमारी पंचांग की तिथि में ये अंतर आता है, क्योंकि वहां तो उनका एक सीधे चला रहा ढल रहा है, वहां कोई ब्रेकर नहीं है, वहां उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं, उनको ग्रह नक्षत्र से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए तो ये हो सकता है कि साहब अगर पूर्णिमा आज 16 अप्रैल को हो गई तो अगली बार भी वह अंग्रेजी तिथि में 16 अप्रैल को ही पूर्णिमा को ढूंढने का प्रयास करेंगे। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो उसका लग्न है, उसका मुहूर्त है और ये लग्न है, इसका भी संबंध है। आयुर्वेद के साथ अगर आप देखेंगे, एक मनुष्य के लिए लग्न का, सूर्य का और चंद्रमा का बड़ा महत्व होता है। ये ज्योतिष का पार्ट है। और आयुर्वेद का क्या है? प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद क्या कहता है? इन 3 में जब विषमता होती है तो व्यक्ति में नकारात्मकता पैदा होती है और वह रुग्ण होता है, रोगी होता है। ज्योतिष क्या कहता है? लग्न, सूर्य और चंद्रमा में जब भी नकारात्मकता होगी तो कुछ अघटित होने वाला है, ऐसा घटित होने वाला है जो दुर्घटना का कारण बनेगा, उसके लिए शुभ नहीं होगा, मनुष्य के लिए शुभ नहीं होगा। यानी ये एक दूसरे से अपने आप को जोड़ते हैं। लेकिन हमने इसमें शोध के उन अवसरों पर जिनमें चिंता व्यक्त की थी, व्यक्त की है श्री हरिश्चंद्र जी ने, उस परंपरा को छोड़ दिया और हम लोग केवल इसको भाग्य तक सीमित करके रहते हैं और भाग्य के भरोसे बैठ करके हम लोगों ने सब कुछ ये मान लिया है कि भाग्य से ही सब कुछ हो जाएगा। जबकि भारतीय मनीषा ने सदैव कर्म को प्रधानता दी। कर्म, श्रीमद् भगवद गीता भी यही कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्यों हम कर्म से भागे? कर्म अगर हमारा प्रभावी है, सकारात्मक है, तो भाग्य हमारा प्रबल होता जाएगा। लेकिन अगर कर्म ही नहीं, हम अकर्मण्य हो जाएंगे तो भाग्य हमारा कभी प्रबल नहीं हो सकता, अपने आप कमजोर हो जाएगा। लेकिन हमने
उसको उसके साथ अकेले जोड़ करके उसके महत्व को कम करने का प्रयास किया। और इस दृष्टि से आयुर्वेद ज्योतिष का इस सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज दुनिया भारत की पराविद्या और अपराविद्या दोनों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। उनके पास अपराविद्या के बारे में भी बहुत जानकारी नहीं, यद्यपि उन्होंने बहुत कुछ यहाँ से ले जाकर के अपने यहाँ शोध प्रारंभ किया है, लेकिन इसमें जितना सही जानकारी हमारा भारत का ज्योतिषाचार्य और भारत का आयुर्वेदाचार्य मिलकर के दे सकता है, दुनिया में कोई और नहीं दे सकता है। और मुझे लगता है उस शोध को, विशिष्ट शोध को ही आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम पर आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित किया और उसकी एक गोरखपुर की भूमि का चयन किया। दूसरा, इस दिशा में और भी कार्य हों। दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरी, हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी, काशी में हम लोगों ने एक केंद्र स्थापित किया, उसका नाम है वेद विज्ञान शोध केंद्र। वेद और विज्ञान से संबंधित प्राचीन रहस्यों पर जानकारी लेने के लिए और उस शोध को बढ़ावा देने के लिए इस केंद्र की स्थापना की है, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के केंद्र और राज्य सरकार इस विशिष्ट शोध के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती है और उस कार्यक्रम को हर प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहती है। भाइयों बहनों, आप इस बात को देख सकते हैं, जब सकारात्मक शक्तियां एक साथ मिलकर के कार्य करती हैं तो परिणाम भी सकारात्मक आते हैं, बहुत गुणात्मक रूप से सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। और आज जो परिणाम हम सबके सामने है, याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर एक सम्मान दिलाया। हम योग के साथ बहुत पहले से जुड़े रहे हैं, लेकिन वैश्विक मंच पर योग की परंपरा को महत्व मिले और पूरी दुनिया 21 जून को योग के साथ जुड़े। आपने देखा होगा पूरी दुनिया आज उसके साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। योग को दुनिया के साथ आप 21 जून को देखते होंगे, दुनिया के लगभग 200 देश योग के साथ जुड़ करके और भारत की इस प्राचीन परंपरा के साथ जुड़ करके अपने को न केवल भौतिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसको भारत के रहस्यों के बारे में जानकारी लेने की एक नई उत्सुकता देखने को मिली है। 2019 में जब हम लोगों को प्रयागराज में कुंभ का आयोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुंभ ऐसा होना चाहिए कि जो दुनिया की एक विशिष्ट घटना बने। कुंभ हजारों वर्षों से भारत के अंदर 4 स्थानों पर आयोजित होता रहा है, लेकिन कुंभ को हमने क्या बना दिया? गंदगी, अव्यवस्था, भगदड़, इसका पर्याय कुंभ हो गया था। लेकिन 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ आयोजित हुआ, उसने स्वच्छता का, यानी सामान्य सी चीजें हैं, स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुरक्षा का एक ऐसा मॉडल दिया कि पूरी दुनिया उसकी तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई दी। और यूनेस्को को भी प्रयागराज कुंभ के माध्यम से कुंभ के आयोजन को दुनिया की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ के आयोजन को मान्यता देनी पड़ी, यूनेस्को को मान्यता देनी पड़ी। अपनी परंपरा को हम किस रूप में वैश्विक स्तर पर ले जाते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम स्वयं तक सीमित रखते हैं तो हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। जब हम उसमें का एक विराट स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, वो विराट स्वरूप उसे वैश्विक मान्यता की ओर आकर्षित करता है। और आज भारत की इस अपराध
विद्या को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से, चाहे वह योग को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का हो, चाहे वह कुंभ के आयोजन को वैश्विक मान्यता प्रदान करने का हो, यह उसी परंपरा का हिस्सा है। ये भारत की सकारात्मक ताकतें आज दुनिया के अंदर अपनी इस आध्यात्मिक ताकत का एहसास करा रहे हैं, और उस आध्यात्मिक ताकत के साथ जब पूरा भारत जुड़ता है तो भारत की ताकत बनती है। इसके परिणाम क्या है? इसके कई प्रकार के परिणाम हैं। परिणाम वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान आपने देखा होगा। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है, अभी समाप्त नहीं हुई, 2 साल हो चुके हैं। याद करिए 2020 में इस समय देश के अंदर लॉकडाउन था। आज हम लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पर एकत्र हैं। भारत के अंदर 135 करोड़ की आबादी, भारत के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं यानी बुनियादी स्वास्थ्य का ढांचा यूरोप से और अमेरिका जैसे देशों से काफी कमजोर है। लेकिन कोरोना प्रबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किस रूप में हुआ? भारत के अंदर इन 2 वर्षों में कोरोना से जितनी मौतें हुई हैं, भारत की 1/4 आबादी है अमेरिका की, और 1/4 आबादी में अमेरिका के अंदर भारत से लगभग दुगनी मौतें हुई हैं। अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है या फिर अपनी प्राचीन आयुर्वेद योग की विधा के साथ भारत के लोगों के अंदर एक नया उत्साह उमंग का वातावरण पैदा करके एक सकारात्मक पैदा करने का जो कार्य हुआ, उस कार्य के माध्यम से बेहतर कोविड प्रबंधन के माध्यम से रिजल्ट देकर के जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने किया है, ये दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि आखिर भारत ने इतना अच्छा परिणाम कैसे दिया। दुनिया शोध कर रही है, दुनिया के लिए शोध का विषय बना हुआ है। सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना, लगभग मौत के आंकड़े 2 वर्ष में दुनिया के अंदर 75 लाख क्रॉस करने जा रहे हैं। और उस महामारी से भारत के अंदर कितनी निश्चिंतता के साथ हमारी पूरी दिनचर्या आगे बढ़ रही है। फ्री में, भारत ही एकमात्र देश है दुनिया के अंदर जो फ्री में टेस्ट भी कर रहा है, फ्री में उपचार भी कर रहा है, फ्री में वैक्सीन भी दे रहा है। और किसी भी महामारी की सबसे बड़ी जो उसका साइड इफेक्ट होता था वह होता था कि महामारी के कारण भूख से मौत। और पहली बार है कि जब देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया गया। देखिए, हमने केवल बीमारी का उपचार ही नहीं किया, बीमारी से होने वाले दुष्परिणामों से बचाव करने के लिए भी उन उपायों को पूरा किया है, जिसके कारण एक सामान्य मानव के ऊपर भी, मानविकी के ऊपर भी किसी प्रकार का कोई संकट ना आने पाए, और उस संकट के निवारण की भी पूरी व्यवस्था कर दी। दूसरा उदाहरण आपके सामने है। वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, हजारों लोग मारे गए हैं। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी ताकतें हैं और सभी में, हर एक में होड़ है अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए। लेकिन दुनिया का हर नेता और हर देश किसकी ओर देख रहा है? भारत की ओर देख रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देख रहा है कि उनके द्वारा मध्यस्थता होने के बाद ही ये शांति आ पाएगी। भारत की बढ़ती हुई ताकत, भारत की सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा परिणाम है। और इस सकारात्मक ऊर्जा जब भी समाज में रहेगी, उसके परिणाम इसी सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। गोरखपुर में खुलने वाला आयुष विश्वविद्यालय हो या काशी की धरती पर स्थापित हुआ
वैदिक विज्ञान केंद्र हो, ये भारत की अपरा और परा विद्या के विशिष्ट शोध को आगे बढ़ाने के विशिष्ट माध्यम बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और मेरा यह मानना है, हमारे जितने भी यहाँ आयुर्वेदाचार्य हैं और ज्योतिषाचार्य हैं, मेरा उन सबसे भी इस बारे में बोध होगा। हम लोगों को अपने शोध के दायरे को बढ़ाना होगा, उसमें अपने विशिष्ट शोध पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मैगजीन में या नहीं है तो उस प्रकार की मैगजीन और उस प्रकार के पब्लिकेशन को आगे बढ़ाने की तैयारी करनी होगी और अपनी इन विधाओं को दुनिया के सामने संजीव बनाए रखने के लिए सामूहिक रूप से एक टीम भावना के साथ काम करना होगा। इसके बेहतर परिणाम आएंगे, बेहतर परिणाम सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज दुनिया इन सब के पीछे आना चाहती है, क्योंकि जब भी विश्व मानवता को, क्योंकि हमारे यहां हमने जीवन का लक्ष्य केवल जन्म लेकर के केवल कोई पद प्राप्त करना नहीं है। खाना पीना और मौज मस्ती हमारे जीवन का उद्देश्य कभी नहीं रहा है। वो जीवन का एक पड़ाव हो सकता है, पद और प्रतिष्ठा जीवन का एक पड़ाव हो सकता है, लेकिन अंततः भारत का हर मनुष्य अपने जीवन का परम लक्ष्य क्या मानता है? वो मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, जीवन में मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्त हो उसको। उसकी अलग अलग नाम उसके हो सकते हैं, परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, यह उसका लक्ष्य होता है। उसे कैसे प्राप्त करें, ये उसका लक्ष्य है। और चिर शांति की जो हमारी अभिलाषा है, जो हमारी कामना होती है, हमने जीवन को भी 4 पुरुषार्थों में विभाजित किया है। धर्म को पहला माना है और मोक्ष को चौथा माना है। इसके बीच में हमने पूरे जीवन के चक्र को उसके साथ जोड़ दिया है। धर्म का जितना महत्व है उतना ही अर्थ का भी है, जितना अर्थ का है उतना ही काम का भी है, जितना काम का होगा उसी प्रकार से चौथे उसमें हम लोगों ने मोक्ष के साथ उसे जोड़ा है। अलग अलग व्यक्ति के लिए, अलग अलग प्रकृति के लिए उसके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी अपने को ये नहीं कहा कि हम स्वर्ग प्राप्ति करेंगे, कभी नहीं। भारत ने कभी नहीं कहा, भारतीय मनीषा ने कभी इस बात को नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां का उपभोग करेंगे। भोग को तो हम लोगों ने माना नहीं, हमने तो योग को मान्यता दी। भारतीय मनीषा भोग को नहीं, योग को मान्यता देती है और उस योग की परंपरा के साथ हम जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि जब योग की परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलती है तो भारत के लिए गौरव का दिवस होता है, गौरव का क्षण होता है, प्रत्येक भारतीय के लिए गौरवान्वित होने का क्षण होता है, क्योंकि वह हमारे मूल प्रवाह के साथ हमें जोड़ने का एक कार्यक्रम है। और ये परंपरा उसी प्रकार की है, ये व्यवस्था वही है जो हम लोग इसके माध्यम से आगे करना चाहते हैं। और इसीलिए सामूहिकता की ताकत हमें वैश्विक रूप से मजबूत प्रदान करेगी। भारत की अपरा विद्या के बारे में भी और परा विद्या को भी वैश्विक मान्यता प्रदान करने के साथ साथ विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने में यही सफल हो सकता है। अन्यथा विश्व मानवता के सामने स्वयं के अस्तित्व का एक संकट खड़ा होगा और अस्तित्व का संकट से बचाने के लिए हमारे यहाँ से सामूहिक प्रयास अगर आगे बढ़ेंगे तो हम उस कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अमर उजाला परिवार ने गायलैंड के साथ मिलकर के यह ज्योतिष आयुर्वेद का महासमागम आयोजित किया है। मैं इसके लिए अमर उजाला परिवार को और गायलैंड को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जितने भी हमारे ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदाचार्य इस महासमागम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग अपने विशिष्ट शोध को आगे बढ़ा करके अब केवल भाग्य रेखा देखने तक नहीं, बल्कि अब उससे आगे के दायरे को हमें और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
और मुझे लगता है सब आपके पास है, सब हमारे पास पहले से मौजूद है, सब कुछ है। हमारा पंचांग की तो एक एक गणना इस बारे में बता देती है। हम उस विशिष्ट सोच को आगे बढ़ाने में सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। आप सबके इस महासमागम के लिए मैं आप सबको हृदय से यहाँ पर आगमन पर हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और इस प्रकार की विधाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार का पूरा सकारात्मक सहयोग सदैव रहेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत के अस्तित्व के लिए हम सभी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अध्यापक हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं ऐसा सम्मान आग्रह करूंगी। अरे हमसे ले लेना फोटो, क्यों परेशान हो रहे हैं? नंबर दो बिटिया। समूह दृश्य के बाद फोटोग्राफ्स के बाद धन्यवाद ज्ञापन पंडित बेटा पीछे आए, बेटा इधर आओ, इधर आओ और इधर और इधर बस 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 सामने हो ना। बैल गए की जरूरत है। सामने देखिए, आंधियों में भी दिशा का चलना जरूरी है, आंधियों में भी दिशा का चलना जरूरी है, पत्थरों को तोड़ बेटा का निकलना जरूरी है, चाहता हूँ तो कोई छाया वाले विश्राम किंतु कोई कहता दिन रात चलना जरूरी है। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्य अतिथि जी हैं, जिनका सानिध्य हम सभी बेटा पीछे निश्चित रूप से आज की बेला अति सुहानी हो रही है। इस समूह प्रदर्श के बाद मैं सम्मान आनंद की पंडित के परमेश को कि आप यहाँ आमंत्रित सभी जनता धन्यवाद अपने शब्दों में अपने भाव से करें। सभी आप इस अवसर का लाभ उठा लेना चाहते हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जिसकी फोटोग्राफ धन्यवाद के लिए मैं ऐसा सम्मान आग्रह करूंगी पंडित के परमेश्वर से। कृपया दो शब्दों में धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का और समस्त पंडित के परमेश्वर, दो शब्दों में धन्यवाद आपसे। ओवर